नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस न्यूज़पेपर्स एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और आपके खर्चे और आपके बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्ट्स 5 चीज़ों को जो भी अफ़ेक्ट कर दे, वो सारी न्यूज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो बहुत ही सिंपल भाषा में बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को हम तोड़ के समझने वाले हैं। ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ अपने फीड में देखना चाहते हैं तो। स्पेशली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम सारी चीज़ें भी कवर करेंगे यहाँ पे, जो कंपनीज़, सेक्टर्स से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस हमारा थीम रहेगा सारे आर्टिकल्स को कवर करने का। तो यहाँ पे शुरुआत करता हूँ मैं एक ओवरव्यू से। आज का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले है वेरी अनफेयर फॉर टेस्ला टू सेट शॉप इन इंडिया। ट्रम्प कह रहे हैं क्लियरली कि बहुत अनफेयर होगा, सही नहीं होगा अगर टेस्ला इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करता है तो यहाँ पे बात चल रही थी, कल के आर्टिकल में हमने कवर कर चुके हैं हम कि क्या टेस्ला प्लान कर रहा है इंडिया में सेटअप करने के लिए एक नया प्लांट। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। ट्रम्प मूव्स 25% टैरिफ ऑन ऑटो एंड फार्मा इंपोर्ट्स। तो यहाँ ऑटो और फार्मा इंपोर्ट्स की जो बात चल रही है, ट्रम्प इसने इसे मूव कर दिया। तो इसका मतलब होता क्या है ये हम जानेंगे इस आर्टिकल से। कार फर्म्स सी सेल्स ग्रोथ क्रॉलिंग एट 1 to 2% इन FY26। कार फर्म्स ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं इस बार, इस साल। और क्या रीजन है कि ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है? डिफेंस स्टॉक्स शूट अप, वॉलस्टार इन्वेस्टमेंट आर्सेनल। डिफेंस के स्टॉक में तेजी आई है और काफी एक्साइटमेंट है। तो जानना होगा कि क्या डिफेंस स्टॉक्स क्यों मूव कर रहे हैं भाई इतना। और इस बार हमारी एवरेज सैलरी हाइक जो है वो रहेगी इंडिया में कितनी, 9.2%, जो हमें इस साल मिल सकती है। टैपिंग मिनरल्स, पुशिंग डीप। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है मिनरल्स का। तो यहाँ पे एडिटोरियल आर्टिकल है कि किस तरीके से हम और प्रोडक्टिव हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन। टैरिफ थ्रेट वोंट ब्लंट इंडियाज एज इन फार्मा एक्सपोर्ट्स एक्सपर्ट्स। टैरिफ लगने से फार्मा को कोई डर ही नहीं है, फार्मा एक्सपोर्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो एक बार एक्सपर्ट्स की बात को भी हम जान लेंगे। शुरुआत कर देता हूं मैं आज के पहले आर्टिकल से। वेरी अनफेयर फॉर टेस्ला टू सेट शॉप इन इंडिया, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना हाइप चल रहा है इंडिया में कि टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग लेकर आएगा इंडिया में, कार मैन्युफैक्चर करेगा। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत अनफेयर होगा अगर एलॉन मस्क फैक्ट्री सेटअप करते हैं इंडिया में। एक इंटरव्यू इन्होंने फॉक्स न्यूज को दिया और कहा कि जितनी भी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया सब हमारा फायदा उठाती है, हमारा एडवांटेज लेती है एंड ये करती है किससे, टैरिफ से। टैरिफ हम पर टैक्स लगाती है, हमारा फायदा उठाती है। एंड इसकी वजह से उन्होंने इम्पॉसिबल कर दिया है कि वो कार्स बेच पाए इंडिया में। तो मस्ट जो प्रेजेंट थे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि जो टैरिफ्स हैं वो है 100% इम्पोर्ट ड्यूटी एंड ये अनफेयर है। अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस फैक्ट शीट, इंडिया इम्पोज करता है 100% टैक्स लगाता है जो यूएस से आने वाली मोटरसाइकिल्स हैं। और यूएस कितना टैक्स लगाता है इंडियन मोटरसाइकिल्स पर? जस्ट 2.4%। तो टेस्ला जो एक लॉन्ग काफी दिनों से अगर आप देखेंगे इनकी मिनिमल प्रेजेंस रही है इंडिया में, अब ये 13 पोजीशंस के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर फेसिंग, बैक एंड रोल्स। और जो डेवलपमेंट है उसने रीइग्नाइट किया है स्पेकुलेशन अबाउट टेस्लाज लॉन्ग अवेटेड एंट्री इनटू इंडिया। आफ्टर इयर्स ऑफ नेगोशिएशन, अगर आप देखेंगे सालों के नेगोशिएशन के बाद काफी सारे रोड ब्लॉक्स थे, टैक्स वेवर के जैसे हो गया या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स हो गया। तो इंडिया ने काफी इंडिया के इंपोर्ट ड्यूटी के अगेंस्ट भी एलन मस्क ने काफी बार, अगर आप देखो कि कई बार बोला है, राइट, पब्लिक प्लेसेस पर। तो उन्होंने कहा कि मेरे से कोई बहस तो नहीं कर सकता है इस बात पे कि टैरिफ बहुत ज्यादा लगाता है इंडिया एंड यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है इसीलिए। तो वी हैव टू सी। वैसे देखिए, आई डोंट थिंक एलन मस्क अपना प्लान चेंज कर लेंगे। इफ ही वांट्स टू सेट अप फैक्ट्री इन इंडिया, ही इज गोइंग टू। ट्रम्प मूव्स 25% टैरिफ ऑन ऑटो एंड फार्मा इंपोर्ट्स। यूएस इंपोज करने वाला है लाइकली कितना, 25% टैरिफ ऑटोमोबाइल पर और फार्मास्यूटिकल पर और सेमीकंडक्टर चिप्स, इन पर भी। तो फॉर्मल अनाउंसमेंट आनी है अप्रैल 2 तक। एंड ये कहना है कि इसका डोनाल्ड प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका खुद कहना है। और यहाँ पे ये कॉमर्स जो है ये ग्लोबली ट्रेड और कॉमर्स को डिस्टर्ब कर सकता है ये। इंडस्ट्री इंसाइडर्स जो इंडिया में है उन्होंने वार्न किया है कि ऐसा अगर कोई भी मूव आता है फार्मास्यूटिकल में तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। किसके लिए? यूएस के लिए। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज ड्रग शॉर्टेज होगा, ठीक है, ड्रग शॉर्टेज बढ़ जाएगा यूएस में अगर इंपोर्ट्स पे सैंक्शंस लग जाते हैं। और जो इम्पैक्ट होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इंडिया में, ये रिलेटिवली लिमिटेड होगा। हम ज्यादा कार्स बेचती ही नहीं है यूएस को, राइट। ना हम ज्यादा एम्बिशियस है, मुझे लगता है कि हम यूएस में कम्पीट करना चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं। तो भाई ऐसा है कि जब मैं ज्यादा
एम्बिशियस ही नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूँ इस टाइप के एक्सपोर्ट ड्यूटी से, इम्पोर्ट ड्यूटी से जो यूएस में लगेंगे। तो कंट्री जो है एक्सपोर्ट करती है कितनी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ व्हीकल्स टू यूएस, एंड जो कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स हैं अदर हैंड दे आर इन वेट एंड वॉच मोड। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जितनी दवाई की कंपनीज है हमारी, उनके एग्जीक्यूटिव्स बिलीव कर रहे हैं कि जो प्रपोज टैरिफ है इससे प्रोडक्शन शिफ्ट होगा टू यूएस, और इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दवाइयों की, और यूएस में जो लोग ऑलरेडी दुनिया की सबसे महंगी दवाइयां खरीदते हैं वो अब और महंगी दवाइयां खरीदेंगे, उनके लिए दवाइयां और महंगी हो जाएंगी। ठीक है। तो रिपोर्टर से बात करते वक्त ट्रंप ने कहा कि टैरिफ बहुत वेरी सब्सटैंशियली बढ़ सकते हैं ओवर द कोर्स ऑफ ईयर, काफी ज्यादा रेट से बढ़ सकते हैं टैरिफ। एंड यहाँ पे तब तक ये टाइम भी देंगे ऑफ कोर्स कि कंपनीज क्या करें, अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करें यूएस। तो सब्सटैंशियली ये बढ़ाएंगे का मतलब क्या है कि धीरे 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 टैरिफ्स ऐसे इंक्रीज होंगे, एक बार में ये पूरा इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, ताकि आप उतने दिन में अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर पाओ। और जब ये यूनाइटेड स्टेट्स आएंगे और अपने प्लांट एंड फैक्ट्री को यहाँ सेटअप करेंगे तो इनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं होगा, इनका ये कहना है। तो ये चांस देना चाहते हैं। इंडिया 47% यूएस की जो जेनरिक मेडिसिन है वो इंडिया सप्लाई करता है, तो ये सबसे लार्जेस्ट सोर्स है अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल्स का, एंड अहेड ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स से भी ज्यादा बड़ा है यूएस के, और वेस्ट एशियन कंट्रीज और यूरोप से भी ज्यादा बड़ा है इस टर्म्स में। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाला है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी एंड यूएस के लोगों को भी जो दवाइयां खरीदते हैं। कार फर्म्स देख रही हैं इस वक्त ग्रोथ करीब करीब 1 से 2% का FY26 में। तो क्यों ऐसा है और ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है? तो मेजर इंडियन कार मेकर्स ये एक स्लजिश डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 1 से 2% की ग्रोथ होगी इस बार बस। एंड इनका कहना है कि डिमांड थोड़ा वीक रहेगा। अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स है। अब अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स कैसे हैं? देखो, आप जितने लोग कार अफोर्ड कर सकते थे अगर उनको आपने कार बेच दिया है, तो बाकी तो जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तभी कार की सेल्स भी और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। जब इंडिया में लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो पर कैपिटा इनकम जब तक नहीं बढ़ता तब तक कार सेल्स भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। एंड यहाँ पे एक तो एंट्री लेवल कार सेल्स और गिर रही हैं, जो 7-8 लाख की कार्स है, 9 लाख की कार्स है, ये अब एंट्री लेवल कार हो चुकी हैं। पहले 5 लाख की कार एंट्री लेवल कार होती थी, तो वहां पे भी सेल्स ज्यादा नजर नहीं आ रही हमें। एंड ये पोस्ट पैंडेमिक जो सर्ज था, इन्फ्लेशन, रुपी डिप्रिशिएशन अगेंस्ट डॉलर, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं हमारे ऑटोमोबाइल मार्केट को। तो एक इंटरनल मीटिंग हुई है किसकी? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की, SIAM की। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो एक कंसेंसस इन्होंने रीच किया कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स ये इंच अप होगा जस्ट 0.07% करंट फाइनेंशियल ईयर में, एंड ये ग्रो होगा कितना? 1.2% से, जो बहुत ही कम है। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हीलर्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ये कह रहे हैं 8 से 10% ग्रोथ तो हमारे टू व्हीलर मार्केट में आराम से आ सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर व्हीलर जो है प्रोडक्शन को भी इसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे और इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो आप देख भी सकते हैं इवन टाटा मोटर जैसे कंपनीज के शेयर्स वगैरह काफी नीचे आ गए हैं पहले से, तो मे बी उनको पहले से ये प्रोडिक्टेड था कि इस टाइप की चीजें होंगी। डिफेंस स्टॉक्स शूट अप, बॉल्स्टर इन्वेस्टमेंट आर्सेनल। जितनी भी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है ना, यहाँ पे ये काफी डिमांड में है, और 15% तक की रैली आई है BSE पर वेंसडे इंट्राडे ट्रेड में। अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी है हमारे राजेश कुमार सिंह। अब इन्होंने कहा कि हम रिलैक्सेशन देंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर में, और ग्रोथ को और आगे लेके जाएंगे डिफेंस इंडस्ट्री के। तो इन्होंने एक बजट अनाउंस किया, कितना? जो करंट बजट है वो है 6.21 ट्रिलियन रुपीस का, जो प्रोजेक्टेड है कि करीब 9.5% से बढ़ जाएगा। एंड इन्होंने एड्रेस किया कि करीब $30 बिलियन एनुअली हमें स्पेंड करना होगा अगले 10 साल तक, मतलब अगले 10 साल में $300 बिलियन खर्च करने होंगे अगर हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं इंडिया के डिफेंस फोर्सेस को। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में से 75% जो पैसा जाएगा, 30 बिलियन हर साल का जो बजट है, वो जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगा हमारे वेपन्स का, उनके लिए, और 25% जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो DCX सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, मैसगॉन डॉक, इसके अलावा तेजस नेटवर्क्स, MTAR, भारत डायनामिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोजेक्ट,
प्रोडक्ट्स ये 4 से 11% ऊपर थे बीएसई पर। और इन कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स इंडेक्स तो कुछ अच्छा नहीं मूव कर रहा था। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि भाई हम देखो रिकॉर्ड एलोकेशन कर रहे हैं 6.81 ट्रिलियन रुपीस का, तो हम चाहते हैं कि बहुत बढ़िया हम ग्रोथ लेकर आए डिफेंस सेक्टर में। एंड गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है, मानती है कि बहुत जरूरी है कि हम अपने डिफेंस बजट को और बढ़ाएं सब्सटैंशियली, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है हमारा बहुत बड़ा है। बहुत जरूरी है कि हम मॉडर्नाइज करें हमारे प्लेटफॉर्म्स को, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को, मिसाइल्स को, वॉरशिप्स को, सबमरीन्स को, यूएवी, ड्रोन्स। तो इन सबके लिए पैसे की काफी जरूरत होगी हमें, राइट। एंड ये आएगा किसके पास से? ये गवर्नमेंट के पास से ही आएगा। गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा कस्टमर है डिफेंस सेक्टर में। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक्सपोर्ट मार्केट पहले से काफी तेजी से बढ़ रहा है वैसे तो, बट स्टिल यहाँ काफी ज्यादा पोटेंशियल है आगे ग्रो करने की। आते हैं अगले आर्टिकल पे। एवरेज हाइक हमारे सैलरी में हमें मिल सकता है और वो है 9.2%। तो इंडिया इनकॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज लाइकली इन्हें एवरेज पे हाइक मिलने वाला है कितना? 9.2% का FY25 में। और ये मार्जिनली लोअर होगा देन 9.3% FY24 में अकॉर्डिंग टू एऑन। एऑन ने कहा है कि सैलरी इंक्रीमेंट जो इंडिया में है एक्सपेक्टेड है स्टेबलाइज होगी बिलो 10% ऑन एन एवरेज। प्रोसेस जो किक ऑफ हुआ है पोस्ट 2022। और जो फर्म की एनुअल सैलरी इंक्रीज है और जो टर्नओवर सर्वे है 2024-25 का, ये इसका डेटा इन्होंने देखा है। तो 10% का था पहले, मतलब 10% के बिलो ही ये स्टेबलाइज होने वाला है जो हमारा एवरेज सैलरी हाइक रहेगा। एंड 2022 में तो वन ऑफ द बेस्ट था, 10.6% का था, क्योंकि ग्रेट रेजिग्नेशन उस टाइम पे चल रहे थे, काफी रेजिग्नेशन हो रहे थे, एट्रिशन काफी बढ़ रहा था, स्पेसिफिकली आईटी जॉब्स में अगर आप देखोगे। तो एवरेज सैलरी हाइक जो 9.2% का 2025 में, ये मोर ऑफ स्टेबलाइजेशन होगा ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट्स। एंड ये एक्सपेक्टेड ड्यू है टू मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स एंड लोअर बिजनेस सेंटिमेंट्स ऑफ कंपनीज फॉर दिस ईयर। तो इन्होंने ऐड किया कि जो प्रीवियस रिजल्ट्स भी रहे हैं कुछ क्वार्टर्स के, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कंज्यूमर सेक्टर में भी स्लो डाउन है, अर्बन डिमांड में स्लो डाउन है, ऑटो सेक्टर यहाँ पे एक स्लो डाउन फेस कर रहा है, डिमांड फॉर पैसेंजर व्हीकल्स में। तो कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट्स भी दे आर ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू वेरी अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इंजीनियरिंग, डिजाइन सर्विसेज, ऑटो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये 10% से ज्यादा का पे हाइक इस बार सोच रही हैं। तो कुछ सेक्टर्स हैं वो तो बड़े खुश होंगे, और वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग, डिजाइन सर्विसेज, ऑटोमोटिव, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, एनबीएफसीज। एंड इसके बाद फंड एंड एसेट्स मैनेजमेंट में भी 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बाकी 9% से ऊपर ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेशन है मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में। तो टैलेंट जो स्टेबिलिटी है, टैलेंट अवेलेबिलिटी की, वो तभी होगा जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा डिस्पाइट राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे ओवरऑल एट्रिशन रेट भी अगर आप देखोगे तो हमारा कम हुआ है, मतलब लोग अब लंबे समय तक काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू 2023 या 22, 2025 में, जैसे कि 17.5% का हमारा एट्रिशन हो गया, जो पहले कितना था? 18.7 था, और उसके पे तो 21.4 था। तो कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा एट्रिशन बढ़ भी गया था, हम जानते हैं। टैपिंग मिनरल्स पुशिंग डीप इंडिया, ये एडिटोरियल आर्टिकल है। और इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिनरल्स का। यस, हमारा जो पोर्टफोलियो है मिनरल्स का, हम क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर। एंड क्रिटिकल मिनरल्स पर भी काफी फोकस कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? जो हम ईवीज में, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए। तो जो मिनरल इंडस्ट्री है वो इनपुट्स देती है कंस्ट्रक्शन के लिए, एनर्जी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में मिनरल्स चाहिए हमें। और जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो जरूरी है रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, इन चीजों के लिए। तो जो करंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं इस टाइम पे, जो इंटरनेशनल चीजें चल रही हैं जैसे कि टैरिफ्स, इंडिया का जो मिनरल इंडस्ट्री है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे देश की इकोनॉमी में। मिनरल और एक्सप्लोरेशन सेक्टर 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडिया के जीडीपी में। एंड जो मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्रिएट करता है अपने रिलेटेड इंडस्ट्रीज में। चैलेंजेस अभी भी बहुत है लेकिन एक्सप्लोरेशन में, जैसे कि रेगुलेशन इंडिया में वैसे भी नंबर 1 चैलेंज है। हर एक सेक्टर को उठा लीजिए, कंपनीज को उठा लीजिए, सबसे पहले यहाँ के नियम कानून के बारे में क्रिटिसिज्म करते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मिनरल वाली कंपनीज के लिए, माइनिंग कंपनीज के लिए ऑफ कोर्स। एंड जो रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है ऑन 12 क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, लेड, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट माइनिंग इंडेक्स, कस्टम ड्यूटीज वेवर, ये इंक्लूड करेगा इन एडिशनल क्रिटिकल मिनरल्स में को आगे प्रोड्यूस करने में और आगे बढ़ाने में इसका आउटपुट।
तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जहाँ पे खर्च होगा 16,300 करोड़ और 18,000 करोड़ तो खर्च होगा किसके द्वारा? पीएसयूज़ के द्वारा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो एनसीएमएम क्या करेगा? एक एंटायर वैल्यू चेन क्रिएट करेगा। मतलब आप मिनरल को जहाँ से एक्सप्लोर कर रहे हो, फिर माइन कर रहे हो, फिर बेनिफिकेशन हो रहा है, बेनिफिशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं प्रोसेस, रिकवरी, माइनिंग से लेकर के एक्सप्लोरेशन से लेके बिल्कुल जो लास्ट वैल्यू चेन है, वहाँ तक ये हर चीज़ कवर करेगा। तो यहाँ पे जो प्लान है वो ये है कि इंटेंसिफाई कर देंगे एक्सप्लोरेशन को ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अभी हमारा क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन हुआ था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस साल हमारा सबसे पहला क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन हुआ है और कितनी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे टेंडर्स जीते हैं हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे आज का ये है, और ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, तो मुझे अच्छे से इसका आंसर अभी भी याद है। तो अगर आप ध्यान से सुनते हो सारे वीडियोस को, तो मुझे लगता है आपको वैसे भी याद रहेगा। तो मिनरल सेक्टर रिफॉर्म्स ये इंडिया के वैल्यू चेन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज कम होगा क्रिटिकल मिनरल्स पे, इससे इंक्लूडिंग वेस्ट एंड स्क्रैप। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। और हिस्टोरिकली ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? ये डंप करते हैं लो क्वालिटी स्क्रैप एंड वेस्ट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। हमारी जैसी जो कंट्रीज है ना, डेवलपिंग इकोनॉमीज, यहाँ पे पुअर प्रोडक्ट्स एंड यूज जो पुअर प्रोडक्ट्स हैं उनको डंप कर दिया जाता है। और इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए, स्पेसिफिक एंड यूज क्रिटिकल मिनरल्स ऑन द लिस्ट का। तो जो बजट 2025 का एलोकेशन है 3,000 करोड़ का, जहां पे ये कैपेसिटी बढ़ाएंगे एक्सप्लोरेशन के लिए और सर्वे के लिए। अब कहीं पे लेट्स से लिथियम के माइंस, लिथियम अवेलेबल है, तो मुझे वहां एक्सप्लोरेशन करना होगा, सर्वे करना होगा, फिर देखना होगा कितना यहाँ पे डिपॉजिट है, क्या क्वालिटी है डिपॉजिट का। तो इस चीज के लिए तो पैसे चाहिए, इसका बजट अलग से होना चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 3,000 करोड़ का बजट सेट किया है स्पेशली। और जो बजट है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का, उसको एडिशनल फंडिंग भी मिलेगी ताकि ये अनटैप्ड रिसोर्सेज को मैप करे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए और मिनरल बेनिफिशिएशन के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज है इस पे वर्क करना होगा, राइट। माइनिंग टेक्नोलॉजीज है, इवन सर्वे और एक्सप्लोरेशन के लिए भी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, राइट। तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कोई आज मेरे से पूछे मेरा रीडर कि मैं इस सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहता हूँ, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। माइनिंग बिजनेस में आप कोई स्टार्टअप नहीं कर पाओगे, यूजुअली आपको बहुत बड़े फंड्स चाहिए होंगे। एंड जो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं लोग, दे आर ऑल्सो वेरी बिग, दे आर टू बिग, सारे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जितनी भी कंपनीज है इंडिया में। तो ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा? मिनरल्स चाहिए होंगे। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें मिनरल्स चाहिए होंगे। तो हर चीज में हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है एज रॉ मटेरियल। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इसमें सेल्फ सफिशिएंट बने। आते हैं अगले आर्टिकल पे, टैरिफ थ्रेट वोंट ब्लंट इंडियाज एज इन फार्मा एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए एक थ्रेट पर। इन्होंने कहा कि 25% का टैक्स लगा देंगे या फिर उससे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, उन कंट्रीज के लिए जो यहाँ पे यूएस में दवाइयां बेच रही है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में कर रही है, जैसे इंडिया। अभी हमने देखा कि इंडिया करीब आधा जो जेनरिक ड्रग्स है यूएस में जो कंज्यूम होता है वो इंडिया बनाता है, इंडिया से आता है। तो यहाँ पे इसका कोई मेजर एडवर्स इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं होने वाला है, इनका ही कहना है। क्योंकि जो एज अ कंट्री हम लोग लोएस्ट कॉस्ट सप्लायर है यहाँ पे, यस, सबसे लोएस्ट कॉस्ट सप्लायर है विथ नियरली अनबीटेबल कंपेरेटिव एडवांटेज। और इंडस्ट्री सोर्सेज और एनालिस्ट का ये कहना है, जो ऑप्टिमिज्म है, इट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए ब्रांडेड जेनरिक्स में, और करीब 1/4 हमारा एक्सपोर्ट्स मेडिसिन का और वैक्सीन का कहाँ जाता है? यूएस चला जाता है, यस। तो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा जो शेयर है ना यूएस मार्केट में, वो घटने वाला नहीं है फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। इवन दो टैरिफ ऊपर जाएंगे, ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टैरिफ इम्पोज होगा ना इंडिया पे, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तो सबसे पहले क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में, तो इंडिया तो यूएस के ड्रग्स पे टैरिफ लगाता ही नहीं है ज्यादा। जो इफेक्टिव ड्यूटीज हैं इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स का टू यूएस इज मिनिमल, 0.1% का लगाता है। और जो इंपोर्ट है फ्रॉम यूएस, इसमें सिर्फ 10% की ड्यूटी लगती है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इसका मतलब टू यूएस, जैसे लेट्स से ये $8 बिलियन था 2023-24 में, और इंपोर्ट था कितना? सिर्फ $0.4 बिलियन। तो ना हम ज्यादा टैक्स कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, ना हम कोई बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगा रहे हैं कि भाई आप क्यों हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो अपनी दवाइयों को। तो रेसिप्रोकल भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा
इंडिया के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं है यूएस के पास जो उससे कम दाम पे उन्हें ड्रग्स दे देगा, वहाँ के लोगों को वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देगा। तो इसमें हमारा कॉस्ट भी ऐड होगा, तो सिर्फ़ नुकसान यूएस के लोगों का ही ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि दवाई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप प्राइस देख के लेते हो, अगर आपके पास अल्टरनेटिव है, ठीक है? तो बात अलग है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स भी नहीं है। इंडिया वहाँ पे अमंग लोएस्ट कॉस्ट सप्लायर है फार्मा प्रोडक्ट्स का टू यूएस। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से 25% जो दाम बढ़ेगा, तब भी हमारे ड्रग्स बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, ठीक है? एंड वहाँ के जो लोग हैं, उन्हीं का 25% कॉस्ट बढ़ेगा। तो सिर्फ़ कुछ पैटेंटेड ड्रग्स हैं क्रिटिकल इलनेस के, वो इम्पोर्ट होते हैं और वो भी ज़ीरो ड्यूटी पे होते हैं यूएस से, जो हम इम्पोर्ट करते हैं। और कुछ दूसरे अदर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी हैं जो 5 से 7.5% के हैं। तो आपको रेसिप्रोकल लगाना है तो आप लगाओ 5% का टैक्स इंडिया की दवाइयों पे। यूएस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, वो भी बहुत लिटिल इम्पैक्ट गेज कर रहे हैं कि ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट है, इसका कोई इम्पैक्ट हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पे नहीं होगा। और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सप्लाई करती है नियरली 47% ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स अमेरिकन पेशेंट्स के लिए। और जो प्रपोज़ल है रिगार्डिंग रेसिप्रोकल टैरिफ, ये करंटली इट इज़ अंडर टॉक्स और इसे एग्ज़ामिन किया जा रहा है। तो आईपीए इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस, यहाँ पे मैं बार-बार नाम ले रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म ये है। आईपीए एक एसोसिएशन है 23 रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनीज़ का, जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड, एंड ये 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे टोटल ड्रग्स एक्सपोर्ट्स में एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में। एंड ये सर्विस करते हैं ओवर 64% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट और यूएस का जो इम्पोर्टेड मार्केट है, तो इसमें 39% फार्मा शिपमेंट्स मार्केट जो है, इंडिया से आता है सिर्फ़। और ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं, वो इसमें मेजॉरिटी शेयर लेकर के बैठी हैं। तो ये कंपनीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं इस टाइम पे यूएस को, जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड। तो लेट्स सी टैरिफ मुझे तो लगता नहीं है 25% का टैरिफ होगा फार्मा पर, बट जो भी होगा वी डोंट अज़्यूम कि कुछ बहुत हर्ट कर सकता है। वी कांट अज़्यूम दैट हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट ड्रॉप कीजिए, लाइक ड्रॉप कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।